नमस्कार दोस्तों। डेट आज के देखो 17 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लेते हैं एरिस्टोटल का। एट हिज बेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सेपरेट फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस ही इज द वर्स्ट। क्या मतलब है इस कोट का? देखो, मैन भी एक एनिमल है, मैन थोड़ा ज़्यादा सोशल एनिमल है, लेकिन देखो सभी एनिमल्स में मैन नोबलेस्ट है। मैन चैरिटी करता है, मैन दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। लेकिन देखो, अगर लॉ एंड जस्टिस को अलग कर दिया जाए तो इंसान जो है सबसे वर्स्ट एनिमल है, सबसे खराब एनिमल है। आप सोच के देखिए, आज के समय में तो लॉज एंड जस्टिस की बातें बहुत होती हैं, लेकिन पुराने समय में इवन हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। कौन सा एनिमल ऐसा करेगा? स्लेवरी कितनी ज़्यादा प्रचलित थी पहले। स्लेव से देखो जानवरों से बदतर बिहेव किया जाता था, कितना काम उनसे करवाया जाता था, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। और इवन देखो, आप अनटचेबिलिटी का एग्जांपल ले लीजिए। कैसे एक दूसरे इंसान के भिड़ने पर कोई इंसान पोल्यूटेड हो सकता है, ये सब होता था। तो लॉ एंड जस्टिस को अगर साइड में रख दिया जाए तो इंसान जो है सबसे वर्स्ट एनिमल है। आप बताइए इस कोट के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आज डिस्कशन की बात करें, 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू में बीच का ये आर्टिकल है, एथिक्स और आईआर दोनों से रिलेट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि इंडियन कंपनीज जो इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि इजराइल वार क्राइम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पे एथिकल डायमेंशन, आईआर से संबंधित डायमेंशन सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल, यूएस में रिसेशन के आने की खबरें चल रही हैं काफ़ी समय से। अगर आता है यूएस में रिसेशन तो इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दूसरे आर्टिकल में। और तीसरा आर्टिकल नेचुरल फार्मिंग से संबंधित है। नेचुरल फार्मिंग के फायदे नहीं बताए जा रहे इसमें, तो नेचुरल फार्मिंग को बकवास आइडिया बताया जा रहा है। तो अलग पर्सपेक्टिव है। आमतौर पे हम नेचुरल फार्मिंग के फायदे ही डिस्कस करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल, और बोला जाता है कि नेचुरल फार्मिंग को अपनाओगे तो 1960s से पहले की सिचुएशन में आ जाओगे जब इंडिया भुखमरी का शिकार था। आज चौथा हमारा जो इनिशिएटिव है वो आज थोड़ा हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया की कंपनीज इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं और इजराइल उन मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है गजा वार में। तो ये देखो जिनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन है। क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है, हर एक डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से, इवन जीएस पेपर 4 एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल काफ़ी थोड़ा उथल पुथल करके है, लीगल लैंग्वेज है। मैं आपको ना सिंप्लीफाई करके पॉइंट वाइज फॉर्म में बताता हूँ ताकि आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सको। समझ गए? सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट हैं ना, उन्होंने एक केस फाइल किया था। केस में ये बोला गया था कि वो इंडियन कंपनीज, चाहे वो पीएसयू हों या फिर सरकारी कंपनीज हों, जो इजराइल को मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रही हैं ना, तो ना सुप्रीम कोर्ट ऐसी कंपनीज का लाइसेंस सस्पेंड करे ताकि वो इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट ना कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑर्डर दे कि फ्यूचर में किसी भी ऐसी कंपनी को लाइसेंस ना दिया जाए जो इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करे। केस का नाम था अशोक कुमार शर्मा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पिटिशनर्स ने देखो इस केस में ना ये तर्क दिया, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोविजनल मेजर्स लिए इजराइल के अगेंस्ट और इजराइल को आदेश दिया कि आप ना गजा में जो किलिंग्स आप कर रहे हो ना, जो तबाही आप मचा रहे हो, उसको आप रोक दीजिए। इसके बाद जुलाई 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये ओपिनियन दी, अभी जो इजराइल की प्रेजेंस है ना, इजराइल की फोर्सेस मौजूद हैं गजा में, ये देखो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो निकारागुआ वर्सेस जर्मनी केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बोला, आप जिस कंट्री को वेपन्स सप्लाई कर रहे हो
तो आप ये भी देखिए क्या वो वेपन्स जो हैं यूज हो रहे हैं अनलॉफुल सिचुएशन को सस्टेन करने में। अगर देखो ऐसा हो रहा है तो आप उस देश को वेपन्स मत सप्लाई कीजिए। इसके अलावा यूएन ने भी ये बोला अगर कोई देश देखो मदद करता है किसी दूसरे देश की इंटरनेशनल क्राइम्स में, तो इसका मतलब वो देश जो मदद कर रहा है वो भी भागीदार है इंटरनेशनल क्राइम्स में। तो यूएन ने वार्निंग दी कि इजराइल को वेपन्स ना ट्रांसफर किए जाएं। वैसे देखो इंडिया भी जीनोसाइड कन्वेंशन की पार्टी है। इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन कर रखी है, रेटिफाई भी कर रखी है। और इस कन्वेंशन में ना साफ साफ बोला गया है कि सभी देशों के ऊपर जिन्होंने भी इस कन्वेंशन को साइन और रेटिफाई किया है ना, सभी देशों के ऊपर ऑब्लिगेशन है जीनोसाइड को प्रिवेंट करने की। तो इंडिया के ऊपर भी अब ऑब्लिगेशन है जीनोसाइड को प्रिवेंट करने की। बट वेपन्स सप्लाई करके इंडिया बल्कि जीनोसाइड को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा है और प्रिवेंट नहीं कर रहा है। और अगर देखो कोई देश जीनोसाइड में भागीदार होता है ना, फॉर एग्जाम्पल वेपन्स को सप्लाई करके, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो उस देश के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब जो भी पर्सन्स वेपन्स सप्लाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फिर देखो जेनेवा कन्वेंशन का जो कॉमन आर्टिकल 1 है ना, ये भी बोलता है वार क्राइम्स के लिए वेपन्स को सप्लाई ना करें विभिन्न कंट्रीज। इन्हीं प्रोविजंस के चलते देखो कनाडा, स्पेन, यूके, इन देशों ने ना उन कंपनीज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जो इजराइल को वेपन्स ट्रांसफर कर रहे थे। अब बात आती है इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या बोला इस केस में। देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह बोला था कि डोमेस्टिक लॉज को इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाए। बट इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ना रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम केस की मेरिट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी आर्गुमेंट्स दिए इस पिटीशन को सस्पेंड करने के लिए। पहला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बोला गया कि देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो कुछ बोला ना वो सब बाइंडिंग नहीं है इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल जो है इस केस में पार्टी था ही नहीं। इजराइल इस केस में पार्टी नहीं था। इसी आर्गुमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला इजराइल के ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने वार क्राइम्स किए हैं, इस संदर्भ में देखो इजराइल के पास भी तो मौका होना चाहिए ना अपना पक्ष रखने का। क्योंकि इस केस में इजराइल एक पार्टी नहीं है, इसलिए हम उन कंपनीज का लाइसेंस नहीं सस्पेंड कर सकते जो इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। दूसरा देखो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये पोटेंशियल ब्रीच ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब देश की किसी कंपनी ने इजराइल की सरकार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि आप हमें इतने फॉर एग्जांपल बंदूक दीजिए, गन्स दीजिए, तो अगर हम लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया ना। फिर तीसरा पॉइंट ये है देखो फॉरेन पॉलिसी में जो जुडिशरी है ना वो इंटरवेंशन नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ इंपोज्ड रिस्ट्रेंट रखा कि फॉरेन पॉलिसी एरिना में हम नहीं एंटर कर रहे हैं। तो 3 रीजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। अब राइटर नाम तीनों आर्गुमेंट्स को एक एक करके काउंटर करते हैं। पहला काउंटर आर्गुमेंट यह दिया जाता है राइटर्स के द्वारा कि देखो फर्क नहीं पड़ता इस केस में इजराइल इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि पिटिशनर्स रिलीफ मांग रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन कंपनीज के लाइसेंस सस्पेंड करें। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की दूसरी एजेंसीज, इनफ सबूत मौजूद है इंटरनेशनल एरिना में जो ये साबित करता है कि इजराइल ने वार क्राइम किए हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इस केस में इजराइल को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो आरोप है ना उसका बेस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एड ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी ओपिनियन, उन्होंने जो एविडेंस दिया है उसी को बेस बनाया है हमने इस केस में। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पता नहीं है कि इजराइल ने वार क्राइम्स किए हैं या नहीं किए हैं। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला ये देखो कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा। तो राइटर्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या वायलेशन होगा यार, आप कुछ भी बोल के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हो कि सामने वाला देश जिनोसाइड में इन हथियारों का यूज कर रहा है इसलिए हम हथियार सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होगा, ये तो छोटी सी बात हो गई।
जब इतनी बड़े मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चनेबल एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी रिस्ट्रेंट। राइटर्स कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कब से रिस्ट्रेंट रखने लग गया फॉरेन पॉलिसी पे। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा बोलता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लॉज का पालन करना जरूरी है, डोमेस्टिक लॉज को भी उसी प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए इंटरनेशनल बाइंडिंग्स के अनुसार। चौथा पॉइंट राइटर ये देते हैं कि देखो जो जीनोसाइड कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन के अंदर बल्कि इंडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि आप जीनोसाइड को प्रिवेंट करो, आप हथियार ना सप्लाई करो, आप अगर वार क्राइम्स में भागीदार हों तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो उन ऑब्लिगेशंस का पालन करना भारत की ड्यूटी है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स राइटर्स देते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। तो ये जो इशू है, ये इशू देखो एथिकल भी है, मतलब इसको जनरल करके देखें, हम इजराइल के संदर्भ में एक पल के लिए ना देखें। एक तरफ इंडिया के इंटरेस्ट हैं कि कल को इजराइल हमारी मदद करेगा, जैसे इजराइल ने 1999 में इंडिया की मदद की थी कारगिल वार में, और फ्यूचर में भी अगर इंडिया का वार होता है तो इजराइल से मदद की एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो। तो एक तरफ तो देखो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस हैं, दूसरे देशों के साथ दोस्ती है, दूसरी तरफ देखो मानवता है कि इजराइल के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जीनोसाइड किया है। गजा में अभी 40,000 के आसपास लोगों की जान चली गई है। तो यहां पे आप क्या स्टैंड लोगे? आमतौर पे देखो बोला यह जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट ही सुप्रीम होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों को फैसले लेने चाहिए। जैसे यूएसए जैसे देश हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोरालिटी की, हालांकि एक्शंस में होती नहीं है लेकिन बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं। उनका सपोर्ट देख लीजिए इजराइल को, अडिग है, मतलब रिलेंटलेस है, कोई रुकावट नहीं है इजराइल को उनके सपोर्ट में। तो हर देश देखो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। वैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपकी क्या ओपिनियन होगी इस इशू पे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए इंडिया को क्या करना चाहिए, इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई रोक देनी चाहिए या फिर कंटिन्यू करनी चाहिए? क्या स्टैंड होना चाहिए इंडिया का इस इशू पे? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस में रिसेशन आने की संभावना और इसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो ये कहा जाता है पिछले कुछ समय से यूएस इकोनॉमी की जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो बढ़कर 4.2% तक पहुंच चुका है। यूएस कंज्यूमर्स के पास अब देखो $1.1 ट्रिलियन से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड डेब्ट है। मतलब यूएस में ना क्रेडिट कार्ड कल्चर काफ़ी ज़्यादा है जो इंडिया में भी बढ़ रहा है, बट वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है ना बढ़ के $1.1 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि देखो यूएस के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इवन देखो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ऑटो लोन में डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी कि टाइम पे ऑटो लोन नहीं रिपे कर पा रहे हैं। लगातार बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के साथ डील करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ना हाल ही में इंटरेस्ट रेट 5.5% कर दिया। मतलब बैंकों से लोन लेना अब और ज़्यादा महंगा हो गया है। और देखो पिछले 23 सालों में ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ना सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूएस की स्टॉक मार्केट में भी उथल पुथल मची हुई है। लोग रिस्की जो एसेट्स हैं ना उनको बेचने में लगे हुए हैं। इसके बजाय लोग अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए रिस्की एसेट्स में फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखो यूएस की इकोनॉमी बड़े ही आप कह सकते हो बुरे दौर से गुजर रही है, और इन सभी इंडिकेशंस को देखते हुए न्यूयॉर्क फेड का ये कहना है कि आने वाले 12 महीनों में ऑलमोस्ट 62% चांसेस है कि यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़े। लेकिन क्वेश्चन देखो ये उठता है, रिसेशन होता क्या है? जब देखो किसी कंट्री की जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए ना नेगेटिव में चली जाती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देखो एक निश्चित टाइम के अंदर जिसे 1 साल लिया जाता है उस देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी वैल्यू का सम। देखो जीडीपी डाउन जाने का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कमी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो न्यू जॉब्स का क्रिएशन भी नहीं होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाएगा। साथ ही पहले से जो जॉब कर रहे हैं
रिसेशन में देखो उनकी सैलरीज भी या तो रुक जाएंगी, मतलब स्टैग्नेंट हो जाएंगी, या फिर उनकी सैलरीज बल्कि गिरने लगेंगी। तो आप ही सोचिए, जब लोगों की सैलरीज यानी इनकम कम होगी तो वो फिर उन्हीं चीजों को खरीदेंगे जो बहुत जरूरी है, यानी एसेंशियल कमोडिटीज। जो अन्य चीजें हैं नॉन एसेंशियल कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल कार, उनकी डिमांड देखो कम हो जाएगी। अब उनकी डिमांड कम होगी तो धीरे धीरे बहुत सारे बिजनेस ठप होने स्टार्ट हो जाएंगे और देखते ही देखते इकोनॉमी की ग्रोथ रेट पे और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि देखो ये पूरा का पूरा साइकिल है जिसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इकोनॉमी का कोई भी पुर्जा अगर देखो काम करना बंद कर जाए तो पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो खतरे में आ जाती है। आगे बढ़े उससे पहले देखो एक और टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिप्रेशन। डिप्रेशन इकोनॉमी वाला, ये मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं। देखो रिसेशन जब हद से ज्यादा बढ़ने लगे, यानी कि जब जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट आ जाती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सारे देखो हमने इंडिकेटर्स शुरुआत में डिस्कस किए। इनसे ये पता लगता है कि यूएस जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो रिसेशन में आ सकता है। और देखो जब यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आती है ना तो उसका इंपैक्ट फिर दुनिया भर पर पड़ता है। आपको एग्जांपल देता हूं, 2008 का जो ग्रेट रिसेशन है ना उसकी शुरुआत देखो यूएस से हुई थी और धीरे धीरे बाकी सारे देश भी उस रिसेशन के चपेटे में आते गए। अब 2008 के क्राइसिस ने ना आइसलैंड की तो इकोनॉमी को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया था। उनके 3 बड़े बैंक्स डूबने की कगार पर आ गए थे, ऊपर से उनकी सरकार भी गिर गई थी। वहीं एक और एग्जांपल देता हूं, लातविया बाल्टिक कंट्री है, छोटी कंट्री है, लेकिन इनकी जीडीपी उस समय 2008 के रिसेशन की वजह से 25% तक नीचे गिर गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट 22%, इतनी ज्यादा, यानी पीक पर पहुंच गया था। उस समय देखो और भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका हाल काफी बुरा हुआ था, जैसे स्पेन, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना इनको सोवरेन डेट क्राइसिस फेस करने पड़े थे, मतलब ये अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। उस समय देखो इन देशों के ऊपर कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसे संस्थानों को उस समय बीच बचाव करना पड़ा था, इंटरवेंशन करना पड़ा था। इस क्राइसिस के बाद उन कंट्रीज में स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए, जैसे सब्सिडीज वगैरह जो दी जाती थी उनको बंद किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, स्कीम्स कुछ जो जनता की वेलफेयर के लिए थी उनको बंद किया गया। और ये सब चीजें देखो उस समय पब्लिक के लिए काफी ज्यादा पेनफुल थी, यानी कि लगभग पूरे वर्ल्ड की हालत उस समय खराब हो गई थी। और अगर इस बार फिर से यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो सिचुएशन देखो और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। लेकिन देखो बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया पर क्या असर होगा अगर यूएसए में रिसेशन आता है? तो अभी तक तो हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया, लेकिन बात इंडिया की है। देखो इंडिया और यूएस की जो इकोनॉमी है ना बहुत कनेक्टेड है। यूएस इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया और यूएस के बीच 128.78 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड हुआ था, जिसमें देखो इंडिया की साइड से ट्रेड सरप्लस था 28.30 बिलियन यूएस डॉलर्स का। बहुत कम ऐसे देश होते हैं जिनके साथ ट्रेड में इंडिया को सरप्लस हासिल होता है और यूएस से उनमें से एक है। वहीं अगर देखो एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया देखो एक साल में 78.54 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट यूएस को करता है और ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का देखो 17.5% है। इंडिया देखो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किन चीजों को करता है? इंजीनियरिंग गुड्स 11.46 बिलियन डॉलर्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज 6.96 बिलियन डॉलर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है। अब सोचिए कि अगर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में आ जाती है तो इंडिया को कितना नुकसान होगा। और देखो सिर्फ यही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात कर लीजिए। यूएस इंडिया का ना तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक सब मिला के यूएस ने देखो यूएस की साइड से 62.24 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है।
जिसने देखो इंडिया में ना सिर्फ जॉब क्रिएशन किया है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट किया है, सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट किया है। दूसरा देखो हमारे देश में ना स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको पता है धीरे धीरे अब डेवलप हो रहा है, और इस इकोसिस्टम को डेवलप करने में ना यूएस की जो वेंचर कैपिटल फर्म्स है ना उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वेंचर कैपिटल फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं शुरुआती स्टेज में और उसके बदले में इक्विटी ले लेती हैं स्टार्टअप की कुछ। इसके अलावा देखो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कोग्निजेंट, ऐसी जो यूएस कंपनीज है ना इंडिया में इन्होंने लाखों जॉब्स क्रिएट की हैं। और ऐसे में देखो अगर यूएस की इकोनॉमी धराशायी होती है तो इंडिया को भी नुकसान होगा। FDI इंडिया में कम आएगी। ये जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी गूगल, अमेजॉन जैसी, ये इंडिया में कम जॉब्स क्रिएट करेंगी, कम इन्वेस्ट करेंगी। और इसके बाद नुकसान देखो रेमिटेंस का भी होगा। रेमिटेंस उस मनी या फिर पैसे को कहते हैं जो फॉरेन में काम करने वाले इंडियंस या इंडियन डायस्पोरा के द्वारा इंडिया में रहने वाले अपने घर वालों के लिए भेजे जाते हैं। ये पैसे देखो इंडिया की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि लाखों परिवारों के लिए देखो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। अब उनको पैसे मिलते हैं फॉरेन में काम करने वाले रिलेटिव से और उन पैसों की सहायता से वो खर्च करते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। इवन रेमिटेंस से सरकार को फॉरेन करेंसी भी हासिल होती है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काम आती है। अब देखो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन डायस्पोरा का सबसे बड़ा हिस्सा यूएस यानी कि यूएस में काम करता है और यूएस के 2021 के इमिग्रेंट डेटा के अनुसार वहां पे ना इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स हैं यूएस में, और इंडियन डायस्पोरा की संख्या वहां पे देखो 27 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। अब देखो ये जो बाहर काम करने वाले लोग हैं ना, वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया की जीडीपी में 3.4% कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ यूएस में जो इंडियन डायस्पोरा है ना उनकी बात नहीं कर रहे, इंडिया का जो भी डायस्पोरा बाहर है दूसरे देशों में है वो इंडिया की जीडीपी में 3.4% कंट्रीब्यूट करते हैं। और हर साल इंडियन डायस्पोरा देखो इंडिया की इकोनॉमी में एवरेज के तौर पे $125 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। ये कम ज्यादा देखो होता रहता है। अब आप सोचिए जब देखो यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में होगी तो यूएस में काम करने वाले बहुत से भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी जॉब चली जाएगी, और जब वो बेरोजगार होंगे तो इंडिया को जो रेमिटेंस हासिल होती है वो कम हो जाएगी। ऐसे में इंडियन जीडीपी का डाउनफॉल हो सकता है बाय 1 से लेकर 2% तक। और दूसरा देखो जब ये लोग बेरोजगार होंगे तो वह वापस भारत में आएंगे। अब भारत में उनको जॉब प्रोवाइड करना एक चुनौती होगी, मतलब इंडिया में भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। जैसे कोविड में आपको याद होगा गल्फ में क्राइसिस आए थे तो बहुत सारे भारतीय जो पहले वहां पे गए हुए थे वो वापस भारत आ गए, तो उनको यहां पे जॉब देना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मार्केट से संबंधित। अब देखो यूएस के ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो इंडिया में इन्वेस्ट उन्होंने करके रखा है। अब जैसे ही यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आएगा या फिर खबर आएगी तो वो अपना पैसा ना दूसरे देशों से निकालना स्टार्ट कर जाएंगे। उन्हें पता है यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन, तो वो सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड्स। तो इंडिया से ना बहुत भारी आप कह सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो देखने को मिलेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है ना इन्वेस्टर्स का, इन्वेस्टर्स वो पैसा निकाल लेंगे। तो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर्स पैसा निकालेंगे तो इससे हमारे देश की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे यूएस की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी लिंक्ड है। यूएस में रिसेशन आता है तो उसका असर इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। बट देखो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी की ना कुछ स्ट्रेंथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ असर देखने को मिलेगा ही, इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट है। इवन देखो 2008 में जब क्राइसिस आए थे ना तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उसका देखो सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्स इकोनॉमी। इंडिया के मामले में देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इंडिया सिर्फ सोशली डाइवर्स नहीं है बल्कि इकोनॉमिकली भी इंडिया काफी डाइवर्स है। एक नेगेटिव पॉइंट जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि इंडिया में
अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी ज्यादा है, बट जब यूएस में रिसेशन आएगा तो वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। हमारे देश का एक प्लस पॉइंट ये भी है, देखो इंडिया में ना डोमेस्टिक कंजप्शन काफी ज्यादा है, चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है उस वजह से देश में ही चीजों का काफी कंजप्शन होता है। तो ना जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आया 2008 में, उसका असर कम इसलिए पड़ा क्योंकि ना हमारे देश में कंजप्शन ज्यादा थी, तो उस कंजप्शन की पूर्ति करने के लिए कंपनीज प्रोड्यूस करती रहीं, मतलब हमारे देश में डिमांड कम हुई ही नहीं। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, बट हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि डिमांड कम नहीं हुई, और डिमांड कम नहीं हुई, कंपनीज प्रोड्यूस करती रहीं, तो इसका मतलब रिसेशन इंडिया में उस समय ज्यादा नहीं आया था। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, उस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन और एग्रीकल्चर ने ना इकोनॉमिक स्लोडाउन को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद देखो पॉइंट आता है डिजिटल रेवोल्यूशन का। मैं यहां पे एक सेकेंड मिटा देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो डिजिटल रेवोल्यूशन से संबंधित है। इंडिया में ना आईटी और डिजिटल सर्विसेज सेक्टर एक मेजर स्ट्रेंथ है। यह सेक्टर देखो ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद भी डिमांड देख सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे देखो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल ये दूसरे देशों की सरकारों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल यूके की सरकार को। अब देखो बेशक यूके में रिसेशन हो, लेकिन वहां की सरकार डिजिटल सर्विस तो लेना नहीं छोड़ देगी ना, आईटी सर्विस तो लेना नहीं छोड़ देगी, वो तो उनके लिए एसेंशियल हो गया अब। तो इस वजह से जब 2008 में रिसेशन आया था ना, तो हमारी जो आईटी कंपनीज थी उनको काम मिल रहा था, उनके काम में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उनको नए प्रोजेक्ट्स भी मिले थे उस समय, इवन रिसेशन के बावजूद। तो ये अच्छी चीज है, हम उस समय रिसेशन को अवॉइड कर पाए थे। फिर एक पॉइंट ये दिया जाता है स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन। इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वो देखो ज्यादा रेगुलेटेड है। हालांकि इस पे डिबेट भी हो सकती है, जैसे सेबी के बारे में बोला गया कि सेबी चीजों को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रही है स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी यहां पे पॉइंट देने के लिए सही है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना, वो ज्यादा रेगुलेटेड है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यूरोप और यूएस में उतना टाइट रेगुलेशन नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर का जितना इंडिया में है। हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरबीआई, सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडीज का कंट्रोल कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिसका फायदा हमें 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम भी मिला था। लेकिन देखो ये सारे पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करने के बावजूद रिसेशन जैसी सिचुएशन के लिए ना इंडिया को पहले से तैयार होना बहुत जरूरी है। मतलब 2008 के रिसेशन के दौरान जो हमने लेसन्स सीखे थे ना, उनको उनके बेस पे काम करते हुए गवर्नमेंट को पहले से प्रोएक्टिव स्टेप्स अपनाने होंगे और पहले से तैयार रहना होगा। बाकी देखो देखने वाली बात होगी कि यूएस की इकोनॉमी आने वाले इस स्लोडाउन से निपट पाती है या फिर नहीं निपट पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, हम देखेंगे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इस आर्टिकल में बोला जाता है कि नेचुरल फार्मिंग इज वेरी बैड आइडिया। तो एक अलग पर्सपेक्टिव है इस आर्टिकल में। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में ना हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ना 20,000 रुपए की सब्सिडी देने का प्रपोजल किया उन किसानों को जो अपने खेतों में ना नेचुरल फार्मिंग को अपना रहे हैं। पर हेक्टेयर 20,000 की सब्सिडी। बट देखो फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, कहा कि गलत है। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वैसे आपको पता ही होगा नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है। नेचुरल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें देखो बाहर के जो केमिकल्स हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब ये फार्मिंग का ऐसा तरीका है जिसमें फार्मर्स बाहर के इनपुट नहीं लेते हैं। तो फिर मान लीजिए कीड़े पड़ गए फसल को, पेस्ट वगैरह हो गई, तो उनको कैसे खत्म किया जाता है? उनको देखो बेसिक टेक्निक्स की सहायता से खत्म किया जाता है, जैसे क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन फॉर एग्जांपल दाल, बीन्स जैसी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स है ना, उनको बदल बदल के उगाया जाता है। इससे नाइट्रोजन मिलता है सोइल को। और मुल्चिंग मतलब
सोयल पे ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं, काउडंग एंड यूरिन का इस्तेमाल करते हैं एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, और सबसे लास्ट में नीम जैसे जो प्लांट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको मारने के लिए। कुल मिला के देखो पॉइंट ये है, बाहर से इनपुट नहीं लेते, यही खास बात है नेचुरल फार्मिंग की। और नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर भी देखो थोड़ा बहुत बाहर के इनपुट को इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो क्या हमें नेचुरल फार्मिंग को अपनाना चाहिए बड़े स्केल पे? राइटर थोड़ा सा हमें ना पीछे ले जाते हैं। राइटर कहते हैं इतिहास में चलते हैं। 1960s में इंडिया में क्या था? भुखमरी काफ़ी ज़्यादा थी। हम मजबूर थे यूएस से फूड एड लेने के लिए। यूएस से जब जहाज आता था ना फूड ग्रेन से भरा, तो फ्रंट पेज पे खबर छपती थी, इतना हमारे देश में फूड ग्रेन की कमी थी। PL 480 प्रोग्राम जो यूएस ने चला रखा था, उसके तहत हमें अनाज मिल रहा था। और इसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूबवेल इरिगेशन की शुरुआत होती है। इसका रिजल्ट ये हुआ, हमारे देश में फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। 1990s आते आते हम फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, और अब तो हम देखो फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। देखो ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए, जैसे फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और वो केमिकल्स फिर पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में चले गए, पानी दूषित हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सोइल की प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई और सोइल में सैलिनिटी बढ़ गई। अनेकों साइड इफ़ेक्ट्स आप बोल सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के हुए। ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट कर गया। लेकिन देखो क्वेश्चन उठता है, क्या नेचुरल फार्मिंग एक सॉल्यूशन है? सरकार प्रमोट तो कर रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सुहास पालेकर, जिनको देखो नेचुरल फार्मिंग का जनक माना जाता है, मतलब वो नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग मैं करता हूं तो यील्ड ज़्यादा मिलती है। पर क्वेश्चन उठता है, क्या ये स्केलेबल है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो 1960s में जब हमारे देश में अनाज की कमी हुआ करती थी ना, तो उस समय सरकार ने ना एक प्रोग्राम चलाया हुआ था, कृषि पंडित अवार्ड्स। मतलब वो किसान जो अपने खेत में अच्छी पैदावार दिखाते, तो उनको ये अवार्ड्स दिए जाते थे, कृषि पंडित अवार्ड्स। लेकिन उस समय भी उन किसानों से जब बात की जाती थी ना, जिन्होंने अवार्ड्स प्राप्त किए, तो वो ये बोला करते थे कि 1 हेक्टेयर में तो हाईएस्ट यील्ड प्राप्त करना मुमकिन है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये चीज़ स्केलेबल नहीं है। 1-2 एकड़ में आप कर सकते हो, बट बड़े स्केल पे इतना ध्यान आप नहीं दे सकते, तो फिर उस लेवल की यील्ड कभी नहीं होगी। 1960 से पहले हम काइंड ऑफ नेचुरल फार्मिंग ही तो कर रहे थे। हमारे पास इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह होते ही नहीं थे, तो मजबूरी में किसान यही तरीके अपनाते थे खेती करने के लिए। और इन्हीं तरीकों की वजह से तो हम उस सिचुएशन में आए थे कि हमारे पास अनाज नहीं था। तो क्या हम ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले के समय फिर से वापस लाना चाहते हैं, जब इंडिया भुखमरी का शिकार था, इंडिया दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट था फूड ग्रेन्स के लिए? नहीं, हम वो समय नहीं लाना चाहते। तो नेचुरल फार्मिंग देखो प्रैक्टिकल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी देशों में इसे अपनाया गया। जैसे देखो जापान में एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मसानोबू फुकुओका। इन्होंने ना नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी प्रमोट किया, बट जापान में फार्मर्स ने अडोप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जापान में किसानों को समझ में आ गया कि ये स्केलेबल नहीं है। इवन यूएस में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल फार्मिंग को काफ़ी प्रमोट करती है, नाम यहां पे नीचे कहीं दिया होगा, रेडोन समथिंग था। तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी प्रमोट करती है। लेकिन देखो यूएस में भी नेचुरल फार्मिंग को अपनाने वाले किसान बहुत कम हैं। अगर इतनी ही नेचुरल फार्मिंग बढ़िया होती, तो यूएस में, जापान में किसानों ने बहुत ज़्यादा अपनाया होता इस फार्मिंग को, लेकिन उन्होंने नहीं अपनाया। श्रीलंका ने अपनाया, लेकिन श्रीलंका में डिजास्टर हो गया। श्रीलंका ने क्या किया था, अभी 2-3 साल पहले की ये बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया, ये सोच के कि हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और कंज्यूमर्स खुशी खुशी से ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फसलें प्रोड्यूस हुई हैं उनको कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार होंगे। बट देखो
श्रीलंका में ना पैदावार एग्रीकल्चर सेक्टर में एकदम से कम हो गई, और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना अभी 2021-22 में, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि सरकार ने सोचे समझे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर में कैओस क्रिएट हो गया, आउटपुट बहुत ज़्यादा गिर गई। तो इंडिया को देखो इन सभी चीज़ों से ना लेसन्स सीखने चाहिए और अनावश्यक रूप से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इससे ना स्टेटस को एकदम से डिसरप्ट हो जाएगा। ये बात सच है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो साइड इफेक्ट हुए हैं उनसे निपटने की आवश्यकता है, बट उनका सॉल्यूशन नेचुरल फार्मिंग कतई नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। आज देखो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।